स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक समूह को संदर्भित करता है। कथन 2, समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राजनीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में किया गया है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक समूह को संदर्भित करती है, अतः कथन 1 सही है। समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राजनीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, अतः कथन 2 सही है। हालांकि यह विधिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है, बल्कि राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं के साथ ऋण जोखिम साझा कर वित्त प्राप्ति में मदद करती है। 2, इसकी स्थापना सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। 3, यह एक निजी लिमिटेड कंपनी है जो पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC यह एक उभयनिष्ठ न्यासी कंपनी है जो विभिन्न ऋण गारंटी न्यास निधियों का प्रबंधन और संचालन करती है ताकि उधारकर्ताओं को उधारदाताओं के साथ उधार जोखिम साझा कर वित्त प्राप्ति में सहायता प्रदान की जा सके, अतः कथन 1 सही है। यह MSME, स्टार्टअप और सुभेद समूहों जैसे वर्जित क्षेत्रों में ऋण विस्तार को प्रोत्साहित करते हुए ऋणदाताओं जैसे बैंक और वित्तीय संस्थान को ऋण गारंटी प्रदान करता है। इसकी स्थापना मार्च 2014 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 10 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ की गई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिस पर पूर्णतः भारत सरकार का स्वामित्व है तथा यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन संचालन करती है, अतः कथन 3 सही है। कवरेज NCGTC वर्तमान में MCGS, MSME, माइक्रो यूनिट सेतु क्रेडिट गारंटी फंड, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सहित 14 समर्पित ऋण गारंटी ट्रस्ट योजनाओं का प्रबंधन करती है। अगला प्रश्न है, भारत में जेंडर बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जेंडर बजट स्टेटमेंट यानी GBS पहली बार बजट वर्ष 2014 से 15 में पेश किया गया था। 2, GBS 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा जेंडर बजट है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में जेंडर बजटिंग एक रणनीतिक उपकरण है जिसका उपयोग सरकारों द्वारा विभिन्न जेंडरों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कुशलतापूर्वक संसाधनों को आवंटित करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां और संसाधनों का आवंटन लैंगिक संवेदनशील हो और मौजूदा ढांचों के भीतर विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करे। पृष्ठभूमि: भारत की लैंगिक समता प्रतिबद्धता, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन 1979 के 1993 में अनुसमर्थन से प्रारंभ होकर वर्ष 2005-06 में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट का कारण बनी और तब से इसे प्रतिवर्ष शामिल किया जाता रहा है, जो लैंगिक संवेदनशील नीतियों पर निरंतर ध्यान को दर्शाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। जेंडर बजटिंग मिशन शक्ति की सामर्थ्य उपयोजना के अंतर्गत आती है। बजट में वृद्धि: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जेंडर बजट 4.49 लाख करोड़ रुपए, कुल केंद्रीय बजट 2025-26 का 8.86% है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपए से
5% अधिक है। जीबीएस वर्ष 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा जेंडर बजट है, जो महिलाओं की कल्याण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जिसमें 49 मंत्रालय लैंगिक विशिष्ट आवंटन की रिपोर्ट करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। 2. सेबी से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक पूंजी बाजार के लिए नियामक प्राधिकरण था। 3. प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सेबी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों का निपटारा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय एक गैर संवैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। सेबी से पूर्व पूंजीगत मुद्दों नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत शासित पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक पूंजी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण था, अतः कथन 2 सही नहीं है। सेबी का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा भारत में प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। सेबी के बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य शामिल हैं। प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सेबी के निर्णयों के खिलाफ अपीलों का निपटारा करता है, जिसके पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. यह चिरस्थायी अलवणीय जल का पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 2 ऑक्सबो झीलें शामिल हैं। 2. यह वर्षा पर निर्भर है और तराई क्षेत्र में स्थित है। 3. निकटवर्ती टिकरी वन को भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपरोक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वोत्तम रूप से वर्णित होता है? ए. हरिके वेटलैंड, बी. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी. दीपोर बील, डी. पार्वती अर्गा रामसर साइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पार्वती अर्गा रामसर साइट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पार्वती अर्गा रामसर साइट गंगा के मैदानों के तराई क्षेत्र में स्थित एक चिरस्थायी अलवणीय जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें 2 ऑक्सबो झीलें हैं, पार्वती और अर्गा, जो प्राकृतिक रूप से वर्षा आश्रित हैं। गोखुर अथवा ऑक्सबो झीलें यू आकार की झीलें होती हैं, जिनका निर्माण किसी नदी के घुमावदार मार्ग के कटने पर होता है, जिससे एक अलग जल क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके निकटवर्ती टिकरी वन को भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे इस स्थल का पारिस्थितिकी और मनोविनोदात्मक महत्व और अधिक उजागर होगा, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पोटोमैक नदी पश्चिमी वर्जीनिया के पोटोमैक रिवर हाईलैंड से निकलती है और चेसापीक बे में गिरती है। 2. चेसापीक बे अमेजन नदी के मुहाने के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुख है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोटोमैक नदी पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका के पोटोमैक रिवर हाईलैंड से उद्गमित होती है और वर्जीनिया, मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी से प्रवाहित होते हुए चेसापीक बे में गिरती है, अतः कथन 1 सही है। चेसापीक बे अमेरिका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ज्वालामुख है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। 2. भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग का उन्मूलन कर लिया है। 3. विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होती है, अतः कथन 1 सही है। यह रोग त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतहों और आंखों को प्रभावित करता है। भारत में वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 संख्या पर 1 से कम मामले के WHO मानदंड के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग का उन्मूलन हासिल किया है, अतः कथन 2 सही है। विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। भारत में यह प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ सुमेलित है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है,
निपुण भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। 2. इसे NEP या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निपुण यानी समझ के साथ पढ़ने और अंकगणित में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत योजना। शिक्षा मंत्रालय ने निपुण या समझ और अंकगणित के साथ पठन में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है, अतः कथन 1 सही है। यह पहल NEP या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में शुरू की जा रही है, अतः कथन 2 सही है। इस नीति का उद्देश्य देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान समूह का हिस्सा है? 1 म्यांमार, 2 ब्रुनेई, 3 बांग्लादेश, 4 लाओस। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। A 1, 2 और 4, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A 1, 2 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत के उत्तर औपनिवेशिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल हैं, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एंथ्रोपोसीन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A हालिया भूवैज्ञानिक युग जो पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों से चिन्हित है। B पृथ्वी के इतिहास में वह कालखंड जिसमें डायनासोर का उद्भव और विलुप्ति प्रमुख रही। C एक भूवैज्ञानिक समय अवधि जो पृथ्वी के प्रथम महासागरों के निर्माण की विशेषता रखती है। या D एक समय था जब पृथ्वी पर केवल सूक्ष्मजीवी जीवन ही मौजूद था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानव युग मानव जनित युग भूगर्भिक समय की एक अनौपचारिक इकाई है जिसका उपयोग पृथ्वी के इतिहास में वर्तमान अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जहां मानवीय गतिविधियों ने ग्रह की जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और भूविज्ञान को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है, अतः विकल्प A सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 उधवा झील झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है। इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। 2 सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और तो दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।